नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा रोजगार मेला बना संस्थागत मंच, 40 स्थानों पर 61,656 नियुक्ति पत्र वितरित, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की पार्टी से बगावत, टिकट कटने पर उठाए सवाल, विजय मंडल के समर्थन में बोले, चुनावी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलह उजागर। बीजेपी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती, प्रेम कुमार ने किया माल्यार्पण, जननायक को दी श्रद्धांजलि। पुणे लोनी कालभोर में तेज रफ्तार कार का कहर, 5 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत, रिहायशी सोसाइटी में लापरवाही से ड्राइविंग, आरोपी चालक पर एफआईआर, कार जब्त। बाला साहेब ठाकरे जयंती पर शिंदे, शिवसेना का संकल्प, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर होगा जोर, चुनावों में शिवसेना की मजबूती का दावा, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के लिए नई योजनाएं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि साल 2023 में रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी और अब ये एक संस्थागत मंच का रूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश के 40 अलग अलग स्थानों पर कुल 61,656 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार मेला अब एक मजबूत और स्थायी प्लेटफॉर्म बन गया है जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है और ये बेहद खुशी का विषय है। देखिए, मैंने जो इसकी जो संख्या है, ओवरऑल 2023 में रोजगार मेला की शुरुआत हुई थी। मुझे लगता है दैट देयर बीन 12 ओकेजन्स और ओवरऑल नियुक्ति पत्र जो जिसके बारे आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो 11 लाख से अधिक हैं। आज मैंने जो आंकड़े देखे हैं 61,656 थे, 40 अलग अलग स्थान में। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बन गया है और इसके मेरे बहुत खुशी की बात है। एक तो जो सरकारी जो विभाग हैं हमारे, उनमें जो वैकेंसीज रहती थी बड़ी देर फिल नहीं होती थी, और आज के जो कार्यक्रम में मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, CISF, CRPF, ITBP, उनमें काफ़ी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर हर राजनीतिक दल को जयंती और पुण्यतिथि पर याद आते हैं। सभी पार्टियां उनके दिखाए रास्ते पर चलने का दावा करती नजर आती हैं। इस बार भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बिहार की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अलग अलग आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश की है। राष्ट्रीय जनता दल ने कर्पूरी जयंती मनाते हुए लालू प्रसाद यादव को उनका सबसे बड़ा राजनीतिक शिष्य बताया और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचकर उन्हें नमन करते हुए दिखाई दिए और खुद को उनका सबसे वफादार राजनीतिक शिष्य साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। सभी को पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवित रहते हुए जितनी अभद्र भाषा, जितना अपशब्दों और जितना नफरत वाली बोली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या जनसंघ और आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों ने उनके खिलाफ किया था, यह स्पष्ट रूप से पता है। सभी लोगों को यह भी मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के खिलाफ नीतीश कुमार जी हमेशा रहा करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह से सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करने, गरीबों, शोषितों, वंचितों और अति पिछड़ों को न्याय देने के प्रति संकल्पित थे, उस धारा को अगर किसी ने मजबूती प्रदान किया तो लालू प्रसाद जी ने सत्ता में आते ही अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने
मिल करके किस तरह की साजिश की, ये सबको पता है। भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति के वो मिसाल हैं जो सादगी और ईमानदारी से अभाव में अपने प्रभाव को स्थापित किया, और इनके अनुयायी जो बनते हैं ये सबक लेना चाहिए कि अभाव में प्रभाव सादगी और ईमानदारी के साथ कैसे स्थापित करें। भौकाल बनाकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाकर राजनीति करने वाले श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। बिहार के इस रत्न को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, आज इनके अनुयायियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सादगी ईमानदारी के साथ अभाव में प्रभाव आने वाले पीढ़ी को सम्मान बढ़ाने का, उसके उज्जवल भविष्य बढ़ाने का हम काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट वितरण को लेकर अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना का ये जो वीडियो है ये बताया जा रहा है और उनका ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाई वीरेंद्र दिनारा विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब आखिरकार यादव समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देना था तो फिर सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया। उन्होंने पूछा कि विजय मंडल में आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिसके चलते उनका टिकट काट दिया गया। भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के भीतर विजय मंडल का टिकट बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय और मजबूत नेताओं को नजरअंदाज कर दूसरे जिलों से आए नेताओं को टिकट दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो नाम के समाजवादी हैं और एक साथ 2 से 3 जिलों की राजनीति चलाते हैं। भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ऐसे लोगों के इशारे पर टिकट मिलते रहेंगे तब तक पार्टी का वही हाल होगा जो इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। ये वायरल वीडियो समाजवादी नेता काशी यादव के यहाँ आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां आरा के अगी आंव स्थित हसन बाजार में भाई वीरेंद्र ने ये बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार बुधवार को बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय स्थित अटल सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। यह कार्यक्रम बीजेपी के ओबीसी ईबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रेम कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि आज पूरे देश और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर का जीवन लंबे संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने न सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया बल्कि समाज के विकास और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी निरंतर काम किया है। जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज ओबीसी मोर्चा ईबीसी मोर्चा प्रकोष्ठ हमारा है और मोर्चा दोनों के तत्वाधान में हम सबों के लोकप्रिय नेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की हम जयंती मना रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उनका जीवन जो रहा है, लंबे संघर्ष का इतिहास उनका रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रफ्तार और लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा 19 जनवरी को पुणे के लोनी कालभोर इलाके की जॉय बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी में हुआ है। जानकारी की माने तो घर के सामने खेल रहा 5 साल का मासूम बच्चा तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे को संभालने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक रिहायशी परिसर में बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुणे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने हादसे में शामिल वाहन को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सोसाइटी परिसर में स्पीड ब्रेकर, सीसीटीवी कैमरे और सख्त ट्रैफिक नियम लागू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दर्दनाक घटना को होने से रोका जा सके। आज महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम दिन है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मौका क्या था? मौका था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जयंती का। 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर शिवसेना और उनके विचारों को मानने वाले समर्थकों द्वारा राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी शिव सैनिकों की ओर से बाला साहेब ठाकरे को विनम्र अभिवादन किया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी अस्मिता की रक्षा और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और आज वही विचार पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में फैल चुके हैं। पिछले 3 से 3.5 सालों में शिवसेना राज्य के कोने कोने तक पहुंची है और विधानसभा में आज शिवसेना से लेकर नगर परिषद, नगर पंचायत, हालिया नगर पालिका चुनावों में शिवसेना के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना का डंका लगातार बज रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्व तक की यात्रा का जिक्र करते हुए शिंदे कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो महायुति और एनडीए सरकार का हिस्सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की। साथ ही राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने को ऐतिहासिक फैसला बताया। हमको अभी पहले कहा मराठी में, ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बाले किला गढ़ है और मुमरा ठाणे जिला में ही है, छोटा है। कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा? सर लेकिन सम्राट बाला साहेब को आज हम लोग याद कर रहे हैं। ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। एडीएमसी के विकास के नाम पर आप और मनसे एक साथ आए हैं, क्या आप हमेशा साथ रहने के एक साथ आए हैं और क्या मुंबई महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी आप लोग एक साथ रहेंगे? बीएमसी में भी आएंगे। अभी देखिए कल्याण डोंबिवली में हमारी वहाँ शिवसेना भाजपा की अलायंस है, गठबंधन है। हम वहाँ गठबंधन चुनाव लड़े। गठबंधन में अभी मनसे जो है वहाँ के लोकल जो इकाई है, लोकल वहाँ का कैडर है, उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर शिवसेना को समर्थन दिया है और डेवलपमेंट का मुद्दा हमारा है शिवसेना भाजपा का। तो हमारा गठबंधन में हम चुनाव लड़े, वहाँ महायुति सत्ता बनाएगी और शिवसेना और भाजपा ये गठबंधन का ही वहाँ महायुति होगी और मनसे को डेवलपमेंट के लिए साथ में आए, उनका भी हम लोग आदर सम्मान करेंगे और उनको जो उनके जितने वार्ड है उनको डेवलप करना ये उनका एक एजेंडा है, उसको हम पूरा करेंगे। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के जन्मदिन भी है और जन्म शताब्दी वर्ष भी है और इसीलिए इस महाराष्ट्र में एक बाला साहब ठाकरे जी हमारे जो है उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र में मराठी मानुस के लिए उनको मान सम्मान उनको मिलना चाहिए, इसलिए शिवसेना की शुरुआत हुई और बाद में मराठी और हिंदुत्व, व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना आगे बढ़ गई। मैं फिर कहूंगा कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये बोलने की हिम्मत बाला साहब ठाकरे जी ने बताई है और बाला साहब ठाकरे जी ऐसे एक व्यक्तिमत्व रह चुके कि ये 80% समाजकारण, 20% राजकारण और जो बोले वो करते हैं, दिया हुआ शब्द अंतिम होता है, ये पत्थर की लकीर होती है और इसलिए हमारे जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में गठित एसआईटी अब तक पटना एम्स को सभी आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई है, जिसके चलते एम्स से जांच रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। एसआईटी ने जांच और चिकित्सकीय मंतव्य के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुछ दस्तावेज एम्स को सौंपे हैं, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस विभाग को भेजा गया है। फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर विनय कुमार ने एम्स के निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। डॉक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में गठित इस 5 सदस्यीय टीम में फॉरेंसिक विभाग के 2 विशेषज्ञों के साथ गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों की टीम को भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि जांच पूरी की जा सके और निष्पक्ष और वैज्ञानिक तौर पर
ये जांच हो सके। हालांकि एसआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज अधूरे होने की वजह से जांच प्रक्रिया फिलहाल बाधित हो रही है। डॉक्टर विनय कुमार के मुताबिक मेडिकल जांच पूरी तरह समय और दस्तावेजों पर आधारित होती है और रिकॉर्ड देर से मिलने पर समीक्षा प्रभावित होती है। फिलहाल सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि एसआईटी की ओर से दस्तावेज चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। देखिए, हमसे कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद ना करें जी। हम जो भी मंतव्य देंगे सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन के बाद, राइट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, राइट फ्रॉम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर, सर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अश्वस्थामा हतोहंते का हो गया था सर। समझे नहीं? तो क्या लगता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा अभी नहीं आया है ओपिनियन के लिए? अभी भी हमने एसआईटी को बोल रहे, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद हम लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। तो अभी तक मैंने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिला है वो पर्याप्त नहीं है, इसको कहा जा सकता है? हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम सभी को उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली और जनसेवा के प्रति समर्पण से सीख लेने का अवसर देती है। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता दी है। प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। वहीं बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही पहली बार बजट में भाग लेने वाले सभी नए सदस्यों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। प्रेम कुमार जी हमारे साथ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज 102वीं जयंती। पूरा बिहार आह्लादित, पूरे बिहार के कोने कोने में हम जननायक को याद कर रहे हैं। वो एक सादगी, ईमानदारी के प्रतीक थे। जाकर के आजादी के लड़ाई से लेकर बिहार के विकास में उन्होंने जो योगदान दिया है वो उन्हें आज हम सब याद कर रहे हैं। जाकर के जब मुख्यमंत्री रहे, समाज के हर वर्गों के साथ साथ समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे उनको भी राष्ट्र मुख्यधारा में लाने का उन्होंने काम किया। और हमारी पार्टी जनसंघ पार्टी, जनता पार्टी विलय हो गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जदयू एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उन्हें सपनों को साकार करने का काम कर रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का असली अगर देखा जाए तो राजनीति बारिश कौन है उनके सपनों को साकार कर? बिल्कुल, जो काम उनका सपना था और गरीबों के लिए हमारी सरकार, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए, सब वर्ग के लोगों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है करके है, उसका परिणाम दिख रहा है कि हाल में बिहार में जो चुनाव हुआ था उस समय पिछड़ों ने आगे बढ़ करके बम्पर वोटिंग करके फिर से एनडीए सरकार को लाने का काम के खिलाफ बधाई दिया है और अपील किया है कि बगल के राज्य बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी कमल को खिलाना है, सरकार बीजेपी के लाना है और नरेंद्र मोदी का विजन जो है विकसित भारत, उसको साकार करने में लगना है। आखिरी सवाल लेंगे सर, 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, इस बार क्या? बिल्कुल, 2 फरवरी से 27 फरवरी तक बिहार विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है और विधायी कार्य होंगे। सभी माननीय विधायक विधायी कार्यों में भाग लेंगे। जाकर के सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। जाकर के सभी माननीय विधायकों को बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंहिता नियमावली के तहत अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा और सबको विश्वास में लेकर हम सदन चलाने का काम करेंगे। सबको विश्वास में लेकर जो है काम करने का काम करेंगे। ये थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय समाचार से खास बातचीत में कहा है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है
और उनके द्वारा कही गई बातों में कोई गलत बात नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो भी कहा वो पार्टी और संगठन के हित में कहा है। गौरतलब है कि भाई वीरेंद्र एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने आगामी चुनावों में सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे। उनका ये जो बयान है सामने आने के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, मगर स्पष्टीकरण में उन्होंने क्या कुछ कहा है, राष्ट्रीय समाचार से ये खास बातचीत देखिए। वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। वहाँ पे आरजेडी की जो हार हुई उस पर तो आपने तो बयान दिया ना कि आरजेडी के यहाँ पे किस वजह से हार हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जो बयान दिया मैं कायम हूँ अपने बयान पर, और आगे भी बोलना होगा तो मैं आगे भी खुलकर बोलूंगा। वहाँ पर कमी क्या देखे? चलिए अब हो गया, अब आगे आइए। आज कपूरी जी का जयंती है, 102वीं जयंती है, तो किस तरीके से आप लोग कहते हैं कपूरी जी के बारिश हम लोग हैं, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं बारिश हम लोग हैं, कि जब कर्पूरी जी आरक्षण लागू किए थे तो यही नीतीश कुमार जी ने विरोध किया था, और किनके गोद में खेलते हैं नीतीश कुमार जी ये सबको पता है। आरक्षण विरोधियों के गोद में ये खेलते रहे हैं, और आज वोट के लिए, मन से नहीं वोट के लिए, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के गोद में ही इनका अंतिम सांस कर्पूरी जी का छूटा था। अगर वो होते वारिस, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनके आंदोलन को और उनके विचारों को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। अब उनके विचारों को तेजस्वी यादव भी पहुंचाने का काम करेगा। 5 बार के विधायक हैं, 2010 के भी समीकरण को आपने देखा, और अभी जो 2025 इसमें जो विधानसभा चुनाव हुआ, जो 22 सीटों पर जो इस बार सिमट गए, क्या वजह रही है? ऐसा देखा क्या इस बार वजह? ये हम लोग चुनाव वोट से नहीं हारे हैं, जनता हम लोग को मैंडेट दी थी, लेकिन ये हाल मेल करके हर विधानसभा में 30,000 वोट का मैनेजमेंट हुआ। हम जीतने वाले थे 60,000 से, हम जीते हैं 20,000 से। तो आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट कहां कहां हुआ है, ये सब आप लोग भी जानते हैं कि रोड पर, चाय की दुकान पर, चौराहे पर लोग कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव के बाद भी लोग कहा कि हमने वोट दिया है महागठबंधन को, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये पत्ता खुलेगा, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, हम लोग इंतजार। 2 फरवरी से बजट सत्र है, बजट सत्र में क्या आप देख रहे हैं कि सरकार जो लाने वाली? हम लोग सरकार के कमियों को उजागर करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। गरीब का मामला हो, किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, इन सारे मामले को हम लोग उठाने का काम करें। चलिए, ये थे भाई वीरेंद्र जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो कोई भी घटना हो, और चाहे साथ ही साथ जो सत्र होगा, सत्र में हम जो है सब सवालों को उठाते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। सूरत से सामने आई एक तस्वीर ने धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा के नाम पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम अब विवादों में घिर गया है, जहां भक्ति की जगह मंच पर डांस के ठुमके देखने को मिले हैं। यह वायरल वीडियो सूरत के आनंद पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां आनंद पार्क समाज और मित्र मंडल की ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। आरोप यह है कि पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में मंच पर डांसर्स को बुलाकर ऐसे नृत्य कराए गए, जिन्हें कई लोग धार्मिक आस्था के खिलाफ बता रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, माता सरस्वती के नाम से सजे मंच पर मनोरंजन के नाम पर आपत्तिजनक प्रस्तुतियां दी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कार्यक्रम में स्थानीय कॉरपोरेटर की मौजूदगी के बावजूद किसी ने आपत्ति नहीं जताई। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया, जबकि आयोजकों पर आस्था का अपमान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि माता सरस्वती ज्ञान, मर्यादा और संस्कार की प्रतीक हैं और उनके नाम पर इस तरह के आयोजन समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकते। फिलहाल ये वीडियो सूरत में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर की एकता के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर एक अभिन्न इकाई है और जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे वापस लेना भाजपा का संकल्प है। तरुण चुघ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आती है तो वो क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करती है, जबकि भाजपा
संयुक्त जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर एक है और दोनों को आगे लेके जाना, आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है, हमारे नेतृत्व की कटिबद्धता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार आती है, वो क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम संयुक्त जम्मू कश्मीर की, जिसको हम एक ही इकाई, एक ही जान मानते हैं, उसके विकास के लिए वचनबद्ध है। सर, अभी बजट सेशन भी आने वाला है, क्या लगता है कि जो है मांग पूरी होगी? उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से नालायक, नुसिखिया, नाकाम या वादा खिलाफी की सरकार है, जो जनता के किए हुए वादे, अपने मैनिफेस्टो के वादे भूल चुकी है और उन्हें ना जनता याद है, ना वादे याद है। केवल अपनी नालायकी, नासुखियापन का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना उनकी आदत बन चुकी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।